टॉर्क ऑन करंट लूप, देखो इसी को मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, समझेंगे हम लोग, बात करते हैं। तो टॉर्क ऑन करंट लूप, देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था ना, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसको रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल मोमेंट ऐसे करके कुछ याद होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला आता था पी क्रॉस ई, क्या, यानी पी साइन थीटा। यहां पर भी आएगा टॉर्क, बस पी यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड बी, बाकी साइन थीटा वैसे ही रहता है, एम बी साइन थीटा यहां पर आएगा। यहां पर होगा टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, जैसे वहां था वैसे ही यहां होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी रहेगा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहां पे क्या होता था, डायपोल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है गुना ये लेंथ ना। यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है जैसे कि कोई करंट कैरिंग लूप है ना, करंट कैरिंग लूप, तो उसमें दौड़ने वाला करंट गुना उसका एरिया यहां पे आ जाता है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे यहां पे, वहां पे क्या होता था, ये चार्ज गुना लेंथ, यही ना, चार्ज गुना लेंथ, यहां पे करंट गुना एरिया आता है, ठीक है। जैसे वहां होता था ना डायपोल मोमेंट, चार्ज गुना लेंथ, यहां पे करंट गुना एरिया। चलें करेंगे ये सब सारा चीज हम लोग समझेंगे क्या है नहीं है, वो ज्यादा भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल सा चीज है, देखो समझते हैं। वहां से मिलता जुलता ही है, चैप्टर 1 से ही मिलता जुलता ये टॉपिक है यहाँ का, बस 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 चैप्टर 1 है, ठीक बात। इसी में देखो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई मैग्नेट लगा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। और इसमें मान लिया जाए कोई एक इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे करके लूप है कोई, ठीक है, ऐसे करके लूप है, यहां पे ऐसे दिया हुआ है। अब ये करंट कैरिंग लूप है, ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या है नहीं है। होता है ना कोई क्वाइल है, क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रहता है और उसमें करंट ऑन करेंगे, इसमें करंट आएगा तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बन जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक और मैग्नेट रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स महसूस होगा और वो घूम जाता है, टॉर्क महसूस होगा। वही टॉर्क हम लोग जरा सा पहले कैलकुलेट करते हैं कितना होता है टॉर्क, ठीक है। तो देखो जरा सा टॉर्क जो होगा तो निकालेंगे यहां पे, जैसे देखा जाए, जैसे इस वाले यहां से यहां तक का जो लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग बोल देते हैं, मान लिया जाए ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो लंबाई है इसको बी से, ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लूप, करंट लूप, क्या, रेक्टेंगुलर करंट लूप। सर्कुलर भी हो सकता था, कोई उससे ये नहीं है, ठीक है, सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए डेरिवेशन हमारा सेम ही आएगा। यहां पे अभी जो टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क निकालेंगे तो यहां पे तो देखो, तो टॉर्क का कुछ एक्सिस भी तो होता है, क्या याद करो, हम लोग पहले भी वहां पर भी कर चुके थे जब चैप्टर 1 कर रहे थे, तो क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के चारों तरफ ऐसे करके क्या होगा, लूप घूमेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यहां पर हम लोग जरा सा टॉर्क के बारे में समझते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा क्या लगेगा, ठीक है। तो एक चीज देखा जाए जरा सा, यहां पे ये जो करंट मान लिया जाए इस तरीके से, इसमें करंट अगर घूम रहा है आई आई, करंट आई, करंट आई, ठीक है, करंट आई, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर
मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड का मान इसको बी कर देते हैं। बी हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसमें करंट कैरिंग ये वायर है, ये वायर है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये तार। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे तार मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 180 डिग्री एंगल। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा, तो यहां पर आई एल बी साइन 180, साइन 180 जीरो होता है, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, इस पर फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट एक ही डायरेक्ट फोर्स, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आई एल बी साइन 90 यानी आई एल बी, तो करंट इंटू इसका लंबाई इंटू क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो फोर्स लगेगा आई एल बी, ठीक है। अच्छा चलो, तो फोर्स उतना लगेगा तो कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा कैसे पता करेंगे, इस तार पे फोर्स किधर लग रहा, करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हथेली, अंगूठा बता रहा है क्या कि मैग्नेटिक फोर्स उधर लगेगा, यानी इस वाले लूप पे उधर धक्का मारे, ऐसे ऐसे है ना, अरे इस तरीके से है ना लूप, इस पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे तो ऐसे नहीं घूमने लगेगा, बस वही कहानी है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगा, फोर्स F1, फोर्स F1 उस तरफ लगा। अरे सब रिवाइज करना बच्चा, नहीं तो बस सब ऊपर से जाएगा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पीछे का भूलेंगे तो आगे समझने में दिक्कत। यहां पर अगर हमको पता करना है कि फोर्स किधर लग रहा है तो क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में क्या रखते हैं, अपना फिंगर, तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग अपना फिंगर रखे और हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, करंट नीचे, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा हमको बाहर की तरफ बता रहा है, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स F2 इस तरफ। यानी कि देखो ना, एक लूप जैसा इमेजिन करो, अगर देखो ये लूप के जैसा अगर इमेजिन करें इसको हम लोग यहां पर, तो क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां पर इस पर फोर्स लग रहा है इधर, और इस पर फोर्स लग रहा है क्या, इधर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों तो फोर्स चाह रहा है कि ऐसे ही घूमे ना, दोनों फोर्स ऐसे घूमे तो अच्छी बात, इसको इस तरीके से घुमाएगा क्या, अच्छा ठीक है, फोर्स घुमाएगा, हमको निकालना क्या है, टॉर्क। तो देखो टॉर्क दोनों के कारण आएगा, दोनों के कारण टॉर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, फोर्स अगुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, जिधर फोर्स लग रहा है वो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो इसके कारण अलग टॉर्क आएगा, इसके कारण आएगा हमको क्या, टॉर्क 1, और इसके कारण आएगा टॉर्क 2, और दोनों टॉर्क चाह रहा है क्या कि ऐसे ही घुमाना चाह रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, अच्छी बात है दोनों। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखा जाए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इस वाले वायर में देखो तो जरा सा, इस वायर पर के कारण जो टॉर्क लग रहा है τ1 बराबर क्या होगा, F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो जरा सा देखो तो यहां पे जो टॉर्क 1 लग रहा है, जो ऐसे चाह रहा है कि घुमा दे, ठीक है, ये वाला फोर्स के कारण, इधर वाले फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इस तार के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ILB, साइन 90 है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर है, तो ILB डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो I, करंट I इंटू लंबाई तार का कितना है ये, अरे ये B से डिनोट किए हैं, एनसीईआरटी B से किया है डिनोट, इसलिए हम भी B से कर दिए, तो I इंटू लंबाई इसका क्या है B, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, पिछला सारा चीज पड़ा हुआ होना चाहिए तब यहां समझ में आया, है ना। उसके बाद गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है। क्या फोर्स ऐसे लग रहा है? अगर ध्यान में होगा तो फोर्स ये हो गया, फोर्स इस लाइन में लग रहा है ना, तो फोर्स जिस लाइन में लगता है वहां से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही हुआ ना, ये डिस्टेंस अंगूठा मेरा, अंगूठा का लंबाई, तो ये मेरा कितना हो गया देखो तो, फोर्स उधर लग रहा है, फोर्स से परपेंडिकुलर इस पर डाले हैं, खड़ा है एकदम एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मेरा कितना है a/2, ये टोटल ए है ना, ये क्या हो गया a/2, बहुत बढ़िया से ध्यान से एकदम a/2। 5 नंबर में पता नहीं कहां देगा नहीं देगा, बिहार बोर्ड वाला का तो कोई पता आता पता नहीं है, सीबीएसई वाला 2 नंबर, और क्या हो सकता है, यानी तो पूछ भी नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं, हम तो ड्राइव करके निकाल दे रहे हैं ना। ये क्या है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। नाउ टॉ2 मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2। F2 के कारण टॉर्क अगर निकालेंगे तो टॉर्क बराबर फिर से वही क्या, फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम वैसा ही करेंगे, F2 फोर्स हमारा, फिर इस पर जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ वो फोर्स का ILB, क्योंकि साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे है, 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड, करंट 90 डिग्री, तो ILB डायरेक्ट लिख देते हैं, ILB साइन 90 ILB। तो करंट तो I दौड़ रहा है, लंबाई तो क्या B है ना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, I इंटू L के जगह B लिए, ILB, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी कैपिटल B। अच्छा अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है इधर बाहर की तरफ, क्या तो हाँ ये बाहर की तरफ फोर्स हो गया, यहां से हमको इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही ना डिस्टेंस होगा, कितना a/2। वेरी गुड, ये डिस्टेंस हमारा क्या है a/2। अच्छा ये हो गया टॉ नंबर 2। और दोनों टॉर्क मिलके चाहता है एक के डायरेक्शन में घुमाना, तो दोनों टॉर्क का मान जोड़ देंगे, नेट टॉर्क जोड़ देंगे, ये भी इधर जो लग रहा है फोर्स ये ऐसे चाह रहा है घुमाना, इधर लग रहा है फोर्स ये भी इधर, तो दोनों मिलके एक ही तरफ घुमाना चाह रहा है, तो दोनों टॉर्क हमारा ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, दोनों क्या इस तरीके से है ना, तो जिधर घूम रहा होता है ना उसके तरफ ऐसे फिंगर घुमाते हैं ना, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट जैसे घूम रहा है ठीक है उस तरफ फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको टॉर्क का डायरेक्शन बताता है। तो अब देखो खैर ठीक है, तो अब दोनों टॉर्क टॉ नेट, नेट टॉर्क बराबर, नेट टॉर्क को टॉ से लिखते हैं, डिनोट कर दिए। अच्छा तो ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो I/B/A/2 प्लस I/B/A/2, तो ये 2 गुना I/B/A/2 नहीं होगा, 2 बार है ना, सेम चीज है ना, तो डबल हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो अब देखो तो I/B/A टॉर्क हुआ ना, I छोटा बी बड़ा बी छोटा ए है ना, तो टॉ नेट बराबर देखो तो क्या लिखेंगे, यानी कि टॉ बराबर I/B/A, यही है ना, I/B/A, तो I/B/A। अच्छा चलो ठीक है, टॉर्क बराबर देखो तो I इंटू AB इंटू क्या B, ऐसे करके लिखे, ये A इंटू B क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई है, A इंटू B एरिया, लूप का क्या हो गया ये एरिया, तो टॉ बराबर I/A/B, तो ये होता है टॉर्क का ये हो गया, ये स्केलर फॉर्म है। हाँ अच्छा इन वेक्टर फॉर्म टॉ बराबर I इंटू A क्रॉस B करेंगे। अभी और अच्छे से समझते हैं इसको, सुनो यहां
यहां पे कौन सा चीज क्या है सबके बारे में। आई हमारा क्या है, नॉर्मल करंट हो गया, करंट इन द लूप, लूप का करंट। बी हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो उसको दिया जा रहा है। और ए क्या है हमारा, एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर हुज डायरेक्शन क्या होगा, विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लूप पर परपेंडिकुलर होता है। हुज डायरेक्शन will be perpendicular to the loop। इसका डायरेक्शन लूप पर परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर। और वो भी निकालने के लिए हमको फिंगर घुमाना पड़ेगा। फिंगर घुमाएंगे तो अंगूठा हमको बताएगा किसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का ना। नोट एक छोटा सा बात कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड क्या, along current, then thumb will give the direction of area vector as, अच्छा ठीक है, एरिया वेक्टर बस हो गया, चलो यहां तक रखते हैं। आगे हम तेरी वाला, हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अगर हम लोग करंट के दिशा में फिंगर घुमाएंगे तो अंगूठा हमको बताएगा किसका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे अच्छा, अब इसी में एक बात छोटा सा नोट करने वाला बात क्या है कि आई और ए इज कॉल्ड करंट इंटू एरिया। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था, क्या था, चार्ज गुना लेंथ, चार्ज गुना लेंथ। वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट गुना एरिया। चार्ज के जगह इस चैप्टर में क्या करंट आ गया है ना, हर तरफ करंट करंट करंट। चैप्टर 1 में क्या था, चार्ज था, यहां हर जगह करंट, तो चार्ज को रिप्लेस किए करंट से। और उधर लेंथ और यहां एरिया, लेंथ एरिया का रिलेशन। तो चार्ज इंटू लेंथ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था वहां, यहां पे करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। आई इंटू ए इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, देयरफॉर इतना बराबर क्या, आई इंटू ए। अच्छा देखो, तो करंट के पास, करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसको वेक्टर से गुना किए तो रिजल्ट जो आया वो भी एक वेक्टर है। जो ए का डायरेक्शन वही एम का डायरेक्शन, जो एरिया का डायरेक्शन वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्या, जो एरिया का डायरेक्शन वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो कैसे निकलेगा, वही फिंगर घुमाएंगे अंगूठा क्या। तो यहीं पर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एज वेल एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एज वेल एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी ये हमको बताएगा, है कि नहीं। क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन देगा और इसका भी डायरेक्शन देगा। क्या, बस कोई भी चीज का डायरेक्शन पूछे लूप वूप में, बस ऐसे कर देना,
सब चीज वही रहता है। नॉर्थ पोल भी इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही बनता है लूप में, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इधर ही है, सब कुछ ठीक है। ये बहुत खास चीज तो है ही। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछेगा कि क्या होता है, कभी पूछ दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो हाँ, फॉर एनी लूप इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर ना। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप area of the loop and its direction can be calculated as, if we curl our fingers of right hand, yeah, so thumb will give the direction of magnetic dipole moment as well as area vector। तो ये ऐसे ऐसे हुआ। अब यही चीज को I इंटू ए को m लिख देंगे ना। तो चूंकि टॉर्क बराबर I इंटू ना ए क्रॉस बी ना, ठीक है, तो टॉ बराबर आई ए इंटू क्या बी, तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, आई इंटू ए को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू क्या, सॉरी हाँ बी होगा, ठीक, ये चीज लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स एम क्रॉस बी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, या टॉ बराबर एम बी साइन थीटा भी तो लिखेंगे ना, क्या स्केलर फॉर्म है ना, ये स्केलर फॉर्म हो गया। अच्छा, ध्यान देना एक बात कि हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। अच्छा, और एक बात ध्यान रहे, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, नोट एक बात और, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो टॉर्क होगा वो टॉर्क बराबर देखो क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न की अगर बात करें, एन नंबर ऑफ टर्न्स की, तो हाँ ये हमारा इसमें टॉर्क बढ़ जाएगा उतना ज्यादा, एन से गुना कर देंगे ना, एन से गुना कर देंगे, तो ये हमारा एन आई ए क्रॉस बी, ये भी याद कर लो फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एन आई ए क्रॉस बी, या फिर टॉर्क बराबर ऐसा भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, एन आई ए बी साइन थीटा, क्या एन आई ए बी साइन थीटा, ये भी हो सकता है। हाँ देंगे, एन आई ए की जगह एम देंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया, एन आई ए को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। एन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ गया, है ना। टॉ बराबर यहां पे इसके जगह पे एम बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ता चला जाता है ना, एम, एन आई ए को भी एम बोलेंगे, एम बढ़ गया मतलब उतना बढ़ गया। अब जैसे पहले अगर एक टर्न था तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया क्या, आई ए, अब चूंकि 5 टर्न हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया 5 गुना आई ए, 5 गुना आई ए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर, नोट फिर एक बात, एन आई ए इज ना इज इक्वल टू एम ना, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो अगर हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, ये हो जाता है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज, नोट मैग्नेटिक
डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन क्या क्या, तो हाँ ये सारा चीज को लिखना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप ना, लूप किसी भी शेप वेप का हो सकता है। अच्छा, दूसरा एरिया ऑफ लूप ना, और तीसरा करंट, करंट इन द लूप, लूप में जो करंट है उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि वहां पर होता था डायपोल सब था, 5 गो रहेगा तो डायपोल मोमेंट और इंक्रीज करता जाएगा, वैसे यहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता जाता है। तो इसमें हम लोग ये टॉर्क निकाले, डिराइव किए उसको, टॉर्क का मान आई ए बी, यानी वेक्टर फॉर्म में आई इंटू ए क्रॉस बी आया, ठीक है। तो आई इंटू ए को ऐसा बोलते हैं। अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो एन से गुना करते जाएंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। एन आई ए को भी एम ही बोलेंगे, एन आई ए को भी एम ही बोलेंगे, ठीक है। ये आई ए को एम बोले, मैग्नेट एम, एम बी साइन थीटा। क्या नहीं 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 नहीं, गुना में हमारा कम्यूटेटिव लॉ थोड़े फॉलो होता है। आई इंटू ए प्लस बी रहता तब लिखते आई ए प्लस आई बी, तब लिखते। लेकिन अगर यहां भी बीच में गुना ही है तब ये गलत बात, तब नहीं करेंगे हम लोग, तब इसको इससे भी गुना, इससे भी, ऐसा नहीं होता। क्या 3 गुना 5 गुना 7 कितना होगा, कितना होगा ये? उसके हिसाब से तो ये 5 दिया 15 गुना 5 दुना 10, ये हाँ 3 दुना 6, तो 90 पर पूरा देगा। ऐसा नहीं है ना, 3 गुना 5 गुना 2 करेंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बार बार दोनों से गुना नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये तीनों एक के बार में गुना हो गया सीधा, क्या ये चीज नहीं होता। चलो इसमें आगे हम लोग और NIA को हम लोग भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। अगर हमको बोलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए n नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा तो n से गुना कर देंगे, NIA को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस एक्सरसाइज का अगर बनाओगे तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला डालो बनता जाता है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का इस चैप्टर का क्वेश्चन आसान है, ठीक है। बाकी हम सॉल्यूशन तो किए हुए हैं, अगर बनाना हो तो वहां से भी कर सकते हैं। इसी में एक टॉपिक और है कि कोई करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे काम करता है। एनसीईआरटी अगर पलटोगे तो करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप, इसी में एक टॉपिक है, इसी मेन टॉपिक में कि करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। देखो बहुत आसान सा बात, क्या चीज है ध्यान से देखो जरा सा, सर्कुलर, इसी में है एक पॉइंट और, हम लोग यहां जो पढ़े थे, ये कहां गया, इसी में देखो, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क निकाल लिए। इसी में अब है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। इसी में ही एक चीज है बी नंबर, सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे काम करता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरा वाला जो बुक दिया हुआ है उसमें होगा। चलो देखो, जैसे सर्कुलर करंट लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा चीज है। हम लोग देखो, जैसे कि अगर ये करंट कैरिंग लूप है इस तरीके से, ठीक है, या इस फॉर्मेट में रहे या फिर ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ऐसे, ठीक है। इसके पता हमको एक्स डिस्टेंस यहां पर
हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई बताओगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर था, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मान लिया जाए सेंटर पे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r निकाले थे हम लोग, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई क्या किए थे? 2r, है ना? अच्छा, तो ये चीज ऐसे करके यहां पे था। और उसी में अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि बहुत ज्यादा दूरी पे अगर निकाले, मान लिया जाए डिस्टेंस यहां से काफी ज्यादा लेके चले गए, ठीक है। इफ इसी में इफ ऐसा करते हैं एक काम कि x जो है वो बहुत ज्यादा है किससे? r से। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, यानी कि हम लोग इस लूप से काफी दूर चले गए, नहीं डायपोल के क्या चीज पे था? एक्सिस पे। डायपोल के एक्सियल लाइन पे निकालते थे, डायपोल के एक्सियल लाइन पे। और डायपोल के एक्सियल उसका जो लंबाई होता था 2l, जो लेंथ था उस l से काफी बड़ा होता था ना r। जैसे याद करो, यहां पे माइनस क्यू है और यहां पे क्या है? प्लस क्यू है, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस यहां पर निकालना था, तो ये यहां से यहां तक हो गया l, यहां से यहां तक हो गया l। और इस l के तुलना में r बहुत बड़ा था, l के तुलना में वो वाला दूरी बहुत बड़ा था। तो यहां पे ये रेडियस वाला कहानी, आर आर वही जैसा एल एल, रेडियस इससे ये हमको क्या बहुत ज्यादा दूरी में, तो इसीलिए x को क्या किया? बहुत बड़ा किए। जैसे वहां पे हुआ करता था r इज बहुत बड़ा देन क्या? l ना, r बहुत बड़ा था ना l से, उसी तरह से यहां पे भी इसके रेडियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे x। तो जरा देखो तो क्या होगा, क्या होगा जरा सा देखो तो। यही फॉर्मूला कैसा बनेगा मेरा? b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय, देखो तो ये तो मेरा नेग्लेक्ट कर देंगे ना आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर बहुत छोटा है ना, आर बहुत छोटा है, छोटा चीज का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे यहां पर भी करते थे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर घटाते थे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते थे, वही कहानी क्या? वही कहानी यहां पर भी इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो ये देखो तो 2 जिंदा है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। हाँ, कहीं कुछ छुटा ना। उसके बाद देखो तो ये ऐसा हो गया। नाउ अब आगे इसके बाद यहां देखो तो ऐसा किए। इसी में अगर हम लोग ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका वो देखो तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x³ है ना। इसमें अपने मन से एक काम करते हैं, पाई से ऊपर नीचे गुना करते हैं, ठीक है। देखो तो जरा सा पाई से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? b बराबर म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई लिखना है ना, हाँ पाई आर स्क्वायर। देखो म्यू नॉट है, आई है, पाई से गुना कर दिए आर स्क्वायर। पाई से ऊपर नीचे गुना किया तो कट गया तो 1 है ना, है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, लेकिन देखो यहां पे क्या है? 2 पाई x³ क्या ऐसा हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जरा से एक काम करते हैं इसमें, अच्छा 2 से भी गुना कर सकते थे इसमें, 2 पाई से ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। 2 से भी कर सकते हैं। ऊपर में क्या रहेगा? 2 बच जाएगा और नीचे में ये क्या हो जाएगा? 4। 4 इसीलिए लाए इसको ताकि म्यू नॉट बाय 4 पाई जानते हैं हम लोग, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था वहां, वैसे यहां म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। अच्छा ठीक 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 ठीक। इसके बाद यहां देखो, अब देखो तो b बराबर क्या लिखेंगे? तो तरीका से लिखना तुम लोग, है ना। ये बगल में वहां पे रफ में, उसके बाद नीचे में ये, फिर उसके नीचे में ये, फिर उसके नीचे ये,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां देखो तो म्यू नॉट बाय 4 पाए, देखो जरा सा अच्छे से इसको सजाते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाए, ये मिल रहा है 1 बाय 4 पाए एप्सिलॉन नॉट के जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद ये क्या है, पायर स्क्वायर एरिया है, पायर स्क्वायर एरिया हुआ आई इंटू एरिया इंटू 2, आई इंटू एरिया इंटू 2, ये क्या है 2IA, अब भागा में क्या है एक्स क्यूब। तो जरा b बराबर देखो तो म्यू नॉट बाय 4 पाए इंटू 2m बाय एक्स क्यूब, चूंकि क्या होता है, हा, चूंकि i इंटू ए बराबर क्या m ना, और एक चीज पायर स्क्वायर बराबर एरिया, पायर स्क्वायर बराबर क्या एरिया लिखे थे हम लोग, और फिर I इंटू ए को क्या लिख दिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। नाउ अब यहां के बाद ना, कंपेयरिंग दिस विथ इलेक्ट्रिक डायपोल, इससे तुलना करते हैं। चूंकि हमारे पास क्या है जरा देखो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय एक्स क्यूब, देखो तो क्या इसके कारण जो यहां पर x डिस्टेंस, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये बहुत बड़ा है ना, x बहुत बड़ा है किससे, r से। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय एक्स क्यूब। अच्छा ठीक, ये यहां पे था, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल से तुलना करते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या यहां सेंटर था, एल था, यहां से आर डिस्टेंस पे हुआ करता था। यहां पे क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता था 2pk बाय आर क्यूब, क्या था ना, ये किए थे ना 2pk बाय आर क्यूब, यही था ना। के मने कौन, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यूब, क्या 2p बाय आर क्यूब, देखो ना वो और ये मैच कर रहा है ना थोड़ा थोड़ा। 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई है, डिस्टेंस का क्यूब, क्या जो दूरी था उसी का क्यूब। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दो सेम मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है ना, तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर करंट लूप क्रिएट्स सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, सो सर्कुलर करंट लूप act as a magnetic dipole, क्या इसलिए जो है सर्कुलर करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। तो हमको अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग ये पूरा तरीके से दिखा उखा करके तब फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर इस तरीके से कर लिए। अगर इसी में हमको अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी यहां पे पूछता तब यहां पे से 2 हट जाता है ना, तो इसमें से भी 2 क्या होगा, हट जाएगा ना, ठीक है ना। एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या होगा, देखो तो माइनस क्यू प्लस क्यू, याद करो सेम ऐसे था ना, यहां पर ना लेंगे
तो आर डिस्टेंस यहां पे क्या होता था, यहां पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यूब ना, जो कि क्या होता था मेरा ई बराबर, जो कि ई बराबर क्या था, पी के बाय आर क्यूब था ना। किसी को याद होगा कि इसका डायरेक्शन किधर था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोच के बताओ जरा, डायरेक्शन वहां पे किधर कितना होगा, हाँ अरे उल्टा था, 180 डिग्री एंगल बनता था, डायपोल मोमेंट इधर निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, और एक्सियल वाले में जो बनता था डायपोल मोमेंट उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर बनता था 0 डिग्री एंगल, और इसमें 180 डिग्री। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखेंगे तो सेम उसी जैसा मैच खाएगा, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्या, एम बाय एक्स क्यूब। ध्यान से सुनो एक बात, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पर हो सकता है, 2 मार्क्स में तो पूछबो किया है, बिहार बोर्ड में तो पूछबो किया, ऐसे भी तुमको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी काम आ जाएगा कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय एक्स क्यूब, और अगर यहां पूछेगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब। क्या डायपोल के जैसा ही काम करेगा सारा चीज, बस डायपोल में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां म्यू नॉट बाय 4 पाई कर देंगे। क्या नोट ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किससे मैच करता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई से मैच करता है कि नहीं। तो ये सब कहानी हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड हो गया है। ये हम लोग क्या क्या चीज इसमें जाने कि टर्क जो होता है करंट कैरिंग लूप के ऊपर वो क्या होता है, आई इंटू ए क्रॉस बी, या फिर इसी में जाने एम बराबर आई ए या एन आई ए भी होता है, ठीक है, एम क्रॉस बी एम बी साइन थीटा, जैसे पी क्रॉस ई पी साइन थीटा, वैसे यहां सेम टू सेम मैच करता है। इसलिए चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ ही ये, और अगला भी है, अगला चैप्टर 2 से जुड़ा हुआ है, सेम टू सेम एकदम डिट्टो सब कुछ छापेंगे वहां पे। तो इसलिए 1-2 में ज्यादा मेहनत लगता है, फिर आगे चैप्टर आसानी से निकलता है। फिर ये सब कुछ पे लूप पे ये किया, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अब हम लोग को न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट टॉपिक बचा हुआ है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हाँ ओल्ड एनसीईआरटी करना हो तो ऐसे कराएंगे कराएंगे कराएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4.11। इसमें ABCD करके 4 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, जिसका कि D नंबर ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाद बाकी ये सब तो आप लोग खुद ऐसे भी कर लिए होंगे, फिर भी हमको समझाना फर्ज है तो हम बतलाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 टर्न्स वाला कोई कॉइल है जिसमें कि 3.2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, और रेडियस जो है उसका वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10/100 मीटर का रेडियस है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले ए नंबर में बात कर रहा है क्या कि ए नंबर में बोल रहा है कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताने, तो वो तो आराम से निकल जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़ा हुआ होगा, म्यू नॉट आई बाई क्या 2r, यही होता है ना। तो म्यू n तो नंबर ऑफ टर्न हो गया, म्यू नॉट का मान 4 पाई × 10⁻⁷, करंट हो गया 3.2, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो उसको 100 से डिवाइड कर लिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। इतना ये सब कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है, यहाँ तक का कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। बस ये सब चीज़ ना, अच्छा ठीक। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, सॉल्व कर लिए तो ये तो ईजिली आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NIA। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखे हुए हैं टोटल, यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट इंटू क्या, एरिया ऑफ द कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न 100 हो गया, करंट का मान है 3.2, एरिया की बात करें तो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो यानी कि उसका एरिया क्या होगा, πr²। तो πr² तो इसका हो गया पाई इंटू रेडियस का क्या स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3.2 है ना, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 320, इससे गुना होकर के पाई का मान 3.14, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है भाई 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, तो 10/100 का क्या किस कर दिए, स्क्वायर कर दिया, यानी 2 बार कर दिए, ठीक। तो अब क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया,
फिर ये 0 इससे कट गया, फिर ये 0 इससे कट गया, तो सिर्फ नीचे क्या बचा 100, तो 1/100। फिर ये 100 से डिवाइड हुआ तो 0.2 अंक इधर खिसक गया, तो इसी का अप्रॉक्स में 10 लिख दिए, इसी का अप्रॉक्स में 10 लिख दिया, एनसीईआरटी के हिसाब से चले। फिर सी नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉइल जो है ना उसको एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मान है 2 टेस्ला। ठीक है, इस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्या होता है, इसके सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर। इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन चूंकि दिया नहीं है, अगर ऐसे दिया रहता तो फिंगर कर्ल करते बाहर हो जाता मैग्नेटिक फील्ड ना, और अगर इससे घूम रहा होता करंट तो अंदर की तरफ हो जाता मैग्नेटिक फील्ड। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या कि जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो, यानी कि इस तरीके से रखा हुआ हो कि मैग्नेटिक फील्ड उधर है और मैग्नेटिक डायपोल किधर होता है, सेंटर पे परपेंडिकुलर, दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री इनिशियली अभी। तो बताना है कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। थीटा का मान क्या होता है, थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, तो ये sin 0 का मान है 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया, तो sin 0 0, तो ये हो गया 0। अब उसके बाद फाइनली इसको ऐसे घुमा दिए, घुमाने के बाद क्या होता है, अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री पे आ गया। तो अब यहाँ पे टॉर्क निकलेगा, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, यानी sin 90, sin 91 होता है, तो ये खत्म हो गया, खाली mb बचा। m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, तो वो बैठा दिया मैंने। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूज एंड दैट इज 2 टेस्ला ना। तो जो है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें उसको यहाँ पे पुट करना है, ना कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है उसको पुट कर देना है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, बीच में लाइन दिया है ना बड़ा सा, उसी में ये बात बोल रहा है ये। ठीक है, चलो तो ये चीज़ है, आया कितना 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले स्क्रीनशॉट। चलो मिटा करके आगे डी नंबर देखते, वही मज़ेदार है। अब देखा जाए डी नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा 11th का यूज़ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और ये जो कॉइल है पहले ऐसे रखा हुआ है, जैसे सी में बात किए थे ना, सी नंबर में मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, सरफेस पे परपेंडिकुलर, दोनों एक ही दिशा में, थीटा 0 डिग्री। फिर अगला फाइनली फिर क्या कर दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही, उसी कॉइल को ऐसे घुमा दिया गया, तो अब ये ऊपर ऐसे था तो अब ऐसे घुमा दिया गया, तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो ऊपर चला गया, तो अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब बताना है कि जब इसको ऐसे घुमाए तो उस समय घुमाने के बाद 90 डिग्री एंगल पर इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। ठीक है, टॉर्क आता है तो वो घूमता है, तो घूमता है तो उस समय यानी कि घूमेगा तो टॉर्क एक तरह का फोर्स है जो कि घुमाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो उसी तरीके से ये टॉर्क एक एंगुलर फोर्स कह सकते हो उसको, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगा ओमेगा, वैसी चीज़ को हमको पता करना है। तो देखो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, दिमाग लगाते हैं ज़रा सा। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पता है ना। अच्छा ठीक है, ओमेगा तक पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, ये क्लास 11th का चीज़ है। क्लास 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो ठीक, नहीं तो दिक्कत होगा यहाँ पे थोड़ा समझो। देखो कोशिश करते हैं फिर भी बताने का, चूँकि एक फार्मूला होता है क्लास 11th का, 11th में रोटेशन चैप्टर में। ठीक है, रोटेशन में फार्मूला होता है आई, यानी आई अल्फ़ा, या यूँ कहें कि टॉर्क बराबर क्या, यहाँ पे तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा है अभी, mb sin थीटा। टॉर्क बराबर तो यही अभी फार्मूला पढ़ा है आपने कि करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो टॉर्क का ये फार्मूला। टॉर्क का जो है 11th क्लास में एक और फार्मूला होता है, टॉ बराबर होता है क्या, I इंटू अल्फ़ा। ये तो mb sin थीटा, ये तो ठीक है, जैसा कि आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी शायद बात किया होगा कभी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे टॉर्क एक तरह का एंगुलर फोर्स होता है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन चलता है। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है F बराबर ma, 11th आपका नहीं पढ़ा हुआ, इसी यही मानते हुए हम लोग डील करते हैं ना, पढ़ाता तो मैं ऐसे ही हूँ। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एंगुलर फोर्स क्या हो गया, टॉर्क बराबर क्या है, एंगुलर मास
होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगल कितना रफ्तार से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पहले से धीरे 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 तेज हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ना। खैर छोड़ो, अगर ये पता ही है तब तो कोई बात नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, अल्फा ठीक है, हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से उसको डिनोट करते वो चाहिए। आई तो ठीक है, अल्फा का फार्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बटे टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो मास का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11th नहीं पढ़ा हुआ होगा, ये सोच करके हमको इतना थीसिस देना पड़ रहा है। खैर ठीक है, एम ठीक है, बी ठीक है, साइन थीटा, तो इधर थीटा है ना भाई, यहाँ पे भी थीटा रहता तो डी थीटा उधर भेजते तो इंटीग्रेशन करना आसान होता। तो हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करना पड़ता है। क्या क्या, तो देखो ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी है, अपने मन से डी थीटा से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा मालूम, क्योंकि इधर साइन थीटा है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ पे जब इसको ऐसे कर रहे हैं चेंज तो एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि साइन थीटा चेंज कर रहा है। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करना है तो हमको डी थीटा का ज़रूरत है, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो डी टी है तो हमको डी थीटा टर्म लाना पड़ेगा। तो ये बराबर एम बी, इधर क्या हो गया साइन थीटा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है। आई हो गया डी ओमेगा बाय डी टी, इसको इधर लेकर के आते हैं, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू इधर डी थीटा बटे क्या डी टी कर दिए। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम वेलोसिटी यानी ओमेगा कहलाएगा ये, एम बी साइन थीटा। देखो आप आई एंगुलर वेलोसिटी अब बटे क्या, यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी थीटा है, ये कुछ होता नहीं, डी ओमेगा बाय वेलोसिटी बटे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होता नहीं ना। अच्छा ये डी थीटा बाय डी टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि क्या ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन का है। क्लास 11th में नहीं पढ़ा हुआ होगा तो दिक्कत होगा यहाँ पे। एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी ठीक है, साइन थीटा ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर आई और ओमेगा है, ये डी थीटा को उधर भेज देते हैं, डी ओमेगा आई ओमेगा और डी ओमेगा, आई ओमेगा और डी ओमेगा, डी थीटा उधर भेज दिए तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब आगे क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो तो आप क्या होगा, आई ओमेगा डी ओमेगा, इधर इंटीग्रेशन बराबर इधर इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, एंगुलर क्या कहते हैं ये ओमेगा और ये नहीं सॉरी ओमेगा कैसे कांस्टेंट है, जैसे जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो वेलोसिटी तो इसका बढ़ रहा होगा ना लगातार, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर खींचते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है। अगर आपका ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो इंटीग्रेशन बाय एम इनवर्ड, जो भी टॉपिक में दिक्कत हो बस वो टॉपिक का नाम बाय एम इनवर्ड लिख करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कांस्टेंट टर्म था तो इसलिए इसको बाहर निकाल लिए, अब अंदर में बचा ओमेगा डी ओमेगा, यानी ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है, डी ओमेगा मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में। अब इधर देखो तो आप इधर क्या क्या करें, एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है ना उस वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ थीटा है, खैर चलो क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो बात बोली हर जगह वैलिड नहीं है, छोड़ो वो सब चीज़। यहाँ पे थीटा की बात करें अगर तो थीटा का वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 डिग्री, फाइनली 90 डिग्री, 0 से लेकर के कहाँ तक भाई 90 डिग्री, लोग इसको π/2 भी लिखते हैं। अच्छा आई तो ठीक है, ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं तो ओमेगा के पावर में 1 है, पावर में एक जोड़ते हैं, जोड़ के आप 2 से डिवाइड करते हैं, यही ना इंटीग्रेशन है, बराबर इधर एम बी ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से 90 डिग्री ना। अच्छा आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बराबर इधर एम, ये माइनस टर्म है ना यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं उसको, दिक्कत नहीं है, तो माइनस एम बी, इधर क्या बचा भाई कॉस थीटा 0 और 90 डिग्री, तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बराबर माइनस एम बी इंटू यहाँ पर क्या करोगे आप कॉस 90 डिग्री माइनस एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस क्या, एक बार लोअर लिमिट कॉस 0 डिग्री।
तो ये करोगे आप तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस एम बी इंटू साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री क्या हो गया 0 माइनस कॉस 0 डिग्री क्या हो गया 1। तो ये -1 आएगा ना, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आएगा कि नहीं। तो ये -1 फिर इससे गुना होगा, ये टोटल वैल्यू 0 में से -1 इससे गुना होकर क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा। ये तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एम बी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये 2 उधर गुना हो जाएगा और आई इधर डिवाइड में आ जाएगा ना। तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 2mb बाई क्या आई लिखोगे। अब उसके बाद ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर रूट में चला जाएगा ना। इसका फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप जरा सा, ओमेगा बराबर यहाँ से क्या हो गया √2mb बाई क्या आई। अब ओमेगा निकाल सकते हो आप, √2 तो ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था 10, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो दिया हुआ है 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.1। तो ये 2 दूना 4 दही की ये क्या 40 √40 बटे 0.1 ये ठीक। उसके बाद ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो √, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 गुना 10 यानी √400। इसीलिए ओमेगा बराबर क्या आया 20 इतना रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे प्लेलिस्ट से आप चाहो तो और भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। सारा NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ सारा चीज़ मिलेगा। अभी हम लोग जो है NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4.12 क्लास 12 फिजिक्स का करने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या वो लूप इस तरीके से घूम सकता है क्या, यानी कि उस पर टॉर्क ऐसा काम कर सकता है जो कि इस लूप को ऐसे ऐसे घुमा दे, यानी ऐसे घुमाने का मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ऐसे घूम जाए। जब भी कॉइल घूमता है तो याद रखना ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये ऐसे घूम जाए पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन कैसे, इसको हम अब आपको लोगों को समझाते हैं। देखा जाए जरा सा, पहले एकदम सिंपल तरीके से आप जान लो कि टॉर्क का तो एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, टॉर्क बराबर I इंटू A क्रॉस B ये भी है और M क्रॉस B ये भी है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वही डायरेक्शन होता है जो एरिया वेक्टर का होता है, क्योंकि I इंटू A मिलके ही तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो हम इस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में वही है तो उसके हिसाब से भी चल लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन बोले चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, एक ही बात है। तो इस पर बात करते हैं। देखा जाए जरा सा, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप देखो तो ये साफ साफ बता रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब आपको टॉर्क मिलेगा। इसका मतलब ये जो टॉर्क है ना, ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू क्या एरिया वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो देखो टॉर्क को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर पर, यानी कि अगर क्या एरिया वेक्टर किधर है, ये ऐसे मतलब इधर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है इधर, तो जो टॉर्क है ना वो टॉर्क हमेशा क्या होना चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे किधर भी डायरेक्शन में हो। यही ना बात है, परपेंडिकुलर कभी भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये होना चाहिए, ये इक्वेशन से साफ हमको समझ में आता है। और ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा है। मैग्नेटिक फील्ड चाहे किसी भी दिशा में हो, हम सजाने का कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जरा सा सोचो तो आप, टॉर्क अगर ये ऐसे घूमता है तो टॉर्क का डायरेक्शन तुम कैसे निकालोगे? टॉर्क का डायरेक्शन निकालने आता है आपको? अगर ये इस तरीके से घूमता है तो टॉर्क जरा सोच सकते हो कैसे होता है। देखो क्या आते हैं क्लास 11th में वहाँ पे रोटेशन चैप्टर में बताया जाता है टॉर्क निकालने का तरीका। अगर कोई इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो अपना राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करो इस तरीके से, तो अंगूठा जिधर आएगा वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ऐसे घूम रहा है मतलब ऐसे कर्ल किए तो अंगूठा इधर हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, ये टॉर्क का डायरेक्शन। लेकिन अगर ये इधर हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो फिर फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, अंदर के तरफ। तो आप जरा से सोचो, अगर ये ऐसे घूमता है तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर के तरफ। तो इधर आ गया टॉर्क
और एरिया वेक्टर भी क्या था अभी, एरिया वेक्टर भी आप ऐसे ही निकालते हो, इधर करंट के दिशा में ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो अंगूठा जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही और टॉर्क भी आप इधर ही। तो टॉर्क और एरिया वेक्टर करंट के दिशा में अगर हाथ फिंगर घुमाएंगे या फिंगर घुमाने से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और यानी यू कहे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलता है, और वो डायरेक्शन भी इधर आ रहा है, और ये अगर ऐसे घूमता है तो टॉर्क भी तो क्या आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, दोनों को तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इस इक्वेशन से, इसीलिए कहेंगे कि ये क्या है भाई, नॉट पॉसिबल। किसी भी सिचुएशन में ये ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे भी घूम जाता, अगर ऐसे भी घूम जाता तो क्या दिक्कत था, मान लो करंट ऐसे है तो एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर आ गया, और ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क क्या उधर हो गया। तो टॉर्क और एरिया वेक्टर, टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों एंटी पैरेलल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को तो परपेंडिकुलर होना है, एरिया वेक्टर को और इसको दोनों को क्या होना है, परपेंडिकुलर। लेकिन चाहे अगर ऐसे घूमे या फिर ऐसे घूमे, दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर के या तो डायरेक्शन में हो जाएगा टॉर्क, या तो एरिया वेक्टर के उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा टॉर्क, जबकि इक्वेशन के अनुसार उसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसलिए पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ हम इसका दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि कैसे लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर पर। इसी का बी नंबर जो है, बी नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बताइए कि जो कॉइल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरीके से रहेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कंडीशन में पढ़ चुके हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा बराबर, उसमें जो डायपोल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थीटा बराबर 180 डिग्री पे होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा बराबर क्या कहते हैं 0 डिग्री। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एमनवर लिख करके सर्च करोगे तो मेरा वीडियो भी मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए भाई, यानी कि टॉर्क जो है मेरा वो होना चाहिए 0, टॉर्क नहीं लगना चाहिए, और 0 डिग्री एंगल पर टॉर्क 0 होता है। कॉइल अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या उधर ही, एरिया वेक्टर भी इधर, और ऐसे कॉइल है तो ऐसे क्या ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, एरिया वेक्टर भी उधर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो टॉर्क बराबर क्या I इंटू ए क्रॉस बी, या फिर I इंटू एम क्रॉस बी लिखते हुए तो I इंटू ए बी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 सबको क्या करता है 0, तो टॉर्क नहीं लगेगा तो इक्विलिब्रियम में है, ये घूमेगा नहीं इसका मतलब ना। या फिर ये आई एज एरिया वेक्टर जिधर होता है वही तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उधर। तो ये इस तरीके से रखेंगे, थीटा मेरा 0 डिग्री होना चाहिए। और इस कंडीशन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड तो बी है ही, लेकिन इसमें जो करंट ऐसे घूम रहा है तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उधर होगा। सेंटर पर जो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी, ये भी कॉइल की वजह से वो भी उधर ही होगा, तो दोनों एक ही दिशा में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंटर पर बन रहा है इस कॉइल में करंट ऐसे घूमने के कारण वो भी मिलके ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसी में करंट उल्टा ऐसे घूम रहा होता तब तो फिर गलत हो जाता, तब कंडीशन अलग हो जाता ना। तो हमको खैर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो तो करंट के ही हिसाब से न होता है। करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो उसके दिशा में आप फिंगर घुमाओगे तो अंगूठा हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो करंट इधर, एरिया वेक्टर और ये दोनों मेरा 0 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, यानी दोनों एक ही दिशा में। इसका मतलब साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट उधर घूम रहा है इसी हिसाब से, ताकि एरिया वेक्टर भी उधर ही आ जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखना है, थीटा 0 डिग्री। तभी तो मेरा क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ज़्यादा हमको मैक्सिमम देगा। अब देखो आप सी नंबर में बात करते हैं। सी नंबर बहुत आसान है। इसे बोल रहा है क्या कि हम लोग जो है इरेगुलर शेप का, यानी कि अटपटा टाइप का किसी तरीके का कॉइल है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो जो है कॉइल क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी तरीके से घूम फिर सकता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, खिंचा उचा सकता है, ऐसे ऐसे खिंचा सकता है, सिकुड़ सकता है, फ्री है, यानी कि धागा के जैसा एकदम आराम से, या फिर बहुत पतला तार का है लुच पुच एकदम। तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ना वो क्या होगा, फैल करके बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो ऐसा होगा क्या, हाँ सही में होगा ऐसा। उसका कारण क्या है तो ये भी आप समझ लो। बहुत लोग बोलते हैं ये वो दिस दैट फ्लक्स इधर उधर, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। देखा जाए जरा सा क्या है कॉन्सेप्ट, कि जैसे इसमें करंट इधर चल रहा है, तो करंट जब इधर आपको चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो करंट की दिशा हम फिंगर करेंगे तो राइट हैंड का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो क्या होगा, मेरा इधर फोर्स लगेगा इस पर, करंट के रिंग इस पर इधर फोर्स लगेगा, और में करंट इधर आ रहा है
ये करंट की दिशा में अपना फिंगर करो, हथेली किधर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो अंगूठा बताता है ना उधर, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा। करंट की दिशा में अपना क्या करो, फिंगर करो, राइट हैंड का इन रूल है, किसी भी करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपना हथेली रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और क्या कहते हैं करंट की दिशा में फिंगर, तो अंगूठा क्या बता रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, एफ बी उधर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। जब और यहाँ पे जब करंट इधर ऐसे जा रहा है तब किधर लगेगा, इस तरीके से ना, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हथेली, करंट की दिशा में अपना फिंगर, तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो ऐसे होगा तब फिर ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से फैल जाएगा कि नहीं, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये हर तरफ से बाहर की तरफ फोर्स आएगा तो खिंचाएगा, खिंचा करके फैले कहाँ तक फैलेगा, पूरा फैल जाएगा। जैसे कि बलून में आप हवा भरते हो हर तरफ से लगता है तो क्या होता है, बलून गोल फूल जाता है, उसी तरह से ये भी, ये बड़ा सिंपल ही हो जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन लोग कहते हैं क्या कि हाँ इसी में अगर क्या कहते हैं करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, अगर इस तरीके से ना हो करके करंट का डायरेक्शन ऐसा होता तब फिर क्या कहते हैं करंट ये इधर इस तरीके से ये क्या होता, इस तरफ ऐसे लगता, और इस पर क्या कहते हैं इधर ये आता तो करंट ये क्या इस तरीके से इधर लगता, तो क्या सिकुड़ता, सिकुड़ने के बाद ये इधर आता ऐसे ऐसे फैलता, फिर ये इधर ऐसे हो जाता, तो फिर उल्टा ऐसे करके फैल जाता, लेकिन फिर भी फैलता। ठीक, तो लोग बोलते हैं क्या कि फ्लक्स होगा, अरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो उधर आगे है, EMI में पढ़ना है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि अरे भाई फ्लक्स मैक्सिमाइज करने के लिए एरिया बढ़ जाता है अपने यहाँ। खैर छोड़ो, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या आते हैं, एक आगे के चैप्टर है EMI में है, क्या आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, उसी तरीके से होता है यहाँ क्या कहते हैं BA cos थीटा। यहाँ पे ये जो फ्लक्स है उसको बढ़ाने के लिए एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ये लोग कहते हैं तो कह देते हैं हम भी लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो देखो, आप मैग्नेटिक फोर्स लगता है बाहर की तरफ कॉइल में तो फैल जाता है, और अगर उल्टा डायरेक्शन में भी करंट है अंदर भी लग रहा है तो ये वायर इधर, ये इधर आया आकर के फिर इधर से इधर चला गया तो फिर तो फैल गया। तो खैर ये सब चीज़ है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी क्वेश्चन में किसी सोल्यूशन के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़